हेलो फ्रेंड्स। सो हम अपने लेक्चर 5 ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को आज डिस्कस करने जाएंगे और इस लेक्चर में हम बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड प्रोस्पेक्ट से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो पहली नेम रिएक्शन हम यहां डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली द हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि नॉर्मली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लेके बोर्ड में आती है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज द एल्डोल कंडेंसेशन। और जो हमारी थर्ड रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज Cannizzaro रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज Cannizzaro रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों रिएक्शंस को यहां पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहले रिएक्शन हम यहां पे लेने जा रहे हैं वो बेसिकली है बच्चों जिसको हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स या ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। तो इसको हम कह रहे हैं बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन, या इसी को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या होती है बच्चों जो आपको समझनी है कि ये रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप के एडिशन में अगर किसी भी कंपाउंड में एक एडिशनल CH3 होगा तो वो डेफिनेटली ये रिएक्शन देगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एडिशन में ये चीज हो सकती है, एक मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। तो देखिए ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, कार्बोनाइल ग्रुप के एडिशन में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हमारे पास बच्चों ये देखिए ये हमारे पास कीटोन है। ये देखिए बच्चों यहां पे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन उन ग्रुप्स के लिए होती है जिनमें CO के अलावा भी हमारे पास क्या होता है, एक एडिटिव मिथाइल ग्रुप होता है। और यहां पर एक कंपाउंड बच्चों हम और लिख देते हैं CH3CH2OH। ठीक है, तो बेसिकली आपको NCERT में 1, 2 और ये 3 इनके बारे में दे रखा है, लेकिन ये वाला कंपाउंड भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी आप इसका रिएक्शन I2+NaOH के प्रेजेंस में करेंगे, जब कभी भी आप इसका रिएक्शन I2+NaOH के प्रेजेंस में करेंगे तो मैं आपको 2 रिएक्शंस करके बता रहा हूं और 2 रिएक्शंस आप अपने आप एज अ होम असाइनमेंट करेंगे। तो देखिए होता क्या है, आप इस चीज को समझिएगा, I2+NaOH लिखूं या सोडियम हाइपोहैलाइड लिखूं या NaOI लिखूं, या मैं इसको बच्चों NaOI लिखूं, एक ही बात होती है। क्यों, आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक तरीके की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। NCERT में ये लिखा जाता है बच्चों, ये देखिए NaOI लिखा गया है, और ISC बोर्ड की बुक्स में आप जनरली देखेंगे I2+Na।
OH लिखा जाता है। तो ये बेसिक रिएक्शन है। कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रुप्स ये रिएक्शन शो करते हैं, ये कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, लेकिन बोर्ड प्रोस्पेक्ट से ये रिएक्शन आपको करके दिखानी होती है, या ये हमारे को एक नेम्ड रिएक्शन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आप ये देखेंगे कि जो आपके पास सबस्ट्रेट होगा उसमें जो मिथाइल ग्रुप होगा ये एक येलो प्रेसिपिटेट के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे N मैंने क्योंकि यहाँ पे हेलो फॉर्म टेस्ट लिखा है तो यहाँ पर जो आप X ले सकते हैं वो Cl ये या Br कुछ भी ले सकते हैं, और क्योंकि मैंने यहाँ I2 यूज किया है तो मैं स्पेसिफिकली इसको आइडोफॉर्म टेस्ट का नाम देने वाला हूं। जैसे आप फॉर्मल्डिहाइड का डिस्टिंक्शन कराना चाहेंगे अगर एसिटल्डिहाइड से, तो आप देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड में यहां पर CH3 नहीं होता, वो HCHO होता है। दैट मींस फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इट विल बी नेगेटिव फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट, whereas acetaldehyde will be positive for iodoform test. That means कि iodoform test yet becomes a very important test to distinguish between those compounds which are not included in the methyl कीटोन्स कैटेगरी, या उन जिन कंपाउंड्स के पास कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा एक एडिशनल CH3 नहीं होता, वो इस रिएक्शन को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेंगी, और हर वो कंपाउंड जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा एक एक्स्ट्रा CH3 होता है वो इस रिएक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करेंगी। अब देखिए जब कभी भी बच्चों ये रिएक्शन होगी तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि ये जो CH3 है ये कन्वर्ट होगा बच्चों एक येलो प्रेसिपिटेट में जिसको हम CHI3 कहते हैं। इसको हम बच्चों आइडोफॉर्म के नाम से जानते हैं, और यही एक येलो PPT के फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होगा। अब देखिए यहां पर एक कार्बन बचा, तो ये बेसिकली अपने एक कार्बन वाले एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एक कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट होगा वो HCOONA होगा, या जिसे हम बेसिकली सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। तो ये था आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर आप सेकंड के केस में डिस्कस करेंगे तो उसमें भी बच्चों यही होने वाला है कि इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से एक CH3 जो है वो देखिए किस में कन्वर्ट होगा, CHI3 में, और जो आपके पास यहां देखिए दो कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, देन दिस विल बी CH3COONA। तो आप इसमें देखेंगे कि जो यहां पर आपको एसिड मिल रहा है उसमें एक कार्बन कम होगा। तो कैसे दिखाएंगे बच्चों कि अगर मान लीजिए ये 2C कंपाउंड है तो यहां पे जो एसिड बना वो 1C है, अगर ये 3C कंपाउंड है तो देखिए यहां जो एसिड बना वो 2C है। दैट मीन्स जो एसिड बनेगा उसमें हमेशा पेरेंट कार्बन कंपाउंड से एक कार्बन जो है वो कम होने वाला है, और वो एक कार्बन एक्चुअली गया कहां, वो एक कार्बन एक्चुअली हेलो फॉर्म के फॉर्मेशन में यूज हो गया, जो कि इस पर्टिकुलर केस में आइडोफॉर्म के नाम से जाना जा रहा है। अब देखिए इस वाले में भी बच्चों यही होने वाला है, द सेम थिंग विल बी फॉलोड। ये CHI3 बन जाएगा, दो कार्बन है और दो कार्बन वाला आपके पास ये देखिए बच्चों यहां पर एसिड मिल जाएगा। तो यहां पे हमने इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को स्टडी किया है जिसे हम एक्चुअली हेलो फॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो आप प्लीज इसे वीडियो को पॉज करके इतनी चीजें पहले लिख लीजिए, और फिर हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन जिसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं बच्चों, इस रिएक्शन में जाएंगे। तो आप सबसे पहले जब कभी भी इन दो रिएक्शंस की बात करें तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूं बच्चों कि सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन को और कैनियन-ज़ारो रिएक्शन को कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस सो फार
as the board prospect and competition prospect is also concerned. Competition में थोड़ी सी मैकेनिस्टिक हो जाएगी जेई एडवांस लेवल पे, लेकिन नीट लेवल पे you need not to bother about the complexities of the mechanistic section. बस आपको ये रिएक्शन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो देखिए हम पहले इन दोनों रिएक्शंस को कि ये एक जैसे ही लगती हैं, एक बेसिक डिस्टिंक्शन देंगे इन रिएक्शंस में और उसके बाद हम यहां पर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए हम यहां पर जो पहली चीज लेने जा रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, यह है एल्डोल कंडेंसेशन। और जो दूसरी रिएक्शन है उसको हम कह रहे हैं कैनिन-ज़ारोज रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज कैनिन-ज़ारोज रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज कैनिन-ज़ारोज रिएक्शन। चलिए इसको एक एक करके हम पहले स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन है बच्चों, और ये देखिए हमारे पास कैनिन-ज़ारोज रिएक्शन है। ये हमारे पास कैनिन-ज़ारोज रिएक्शन है। तो दोनों रिएक्शंस के डिफरेंस को पहले देखते हैं। आप देखिए पहले हम आपको दोनों के रिएक्शंस को करके दिखाते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों रिएक्शंस में बेसिक फर्क क्या होता है, और उसके बाद हम उसके बेसिक टाइप्स को देखेंगे। बोर्ड में इतना ही आपके लिए काफी हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट में आता है कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं और कुछ उसके रिएक्शंस लिखने होते हैं। तो चलिए एल्डोल कंडेंसेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम आपको रिएक्शन लिख के दिखाते हैं कि ये देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों इस रिएक्शन को जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, और इसके बाद आप देखेंगे कि जब आप इसको हीट करते हैं तो यहां पे बेसिकली जो चीज मिलेगी वो इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे हम बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैनिन-ज़ारो रिएक्शन को भी लिखते हैं। फिर हम इसके धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक समझते हैं बच्चों। अब देखिए इसमें जो बेसिक चीज है इस रिएक्शन की, आप समझिएगा बच्चों कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि ये किन कंपाउंड्स में होती है, सबसे इंपॉर्टेंस इस चीज की है। तो देखिए पहली बेसिक बात जो हम यहां पे एल्डोल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस को यहां लूं तो आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि जब कभी भी मैं एल्डोल की बात करता हूं और मैं यहां पर कैनिन-ज़ारो की बात करता हूं तो मैं इसके पहले बेसिक डिफरेंसेस को स्टडी करने की कोशिश करता हूं। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं कि हमें थोड़ी स्पेस ज्यादा मिल जाए और हम आपको यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बता सके। देखिए जब एल्डोल लिखते हैं तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AC लिख देते हैं और इसको बच्चों हम CR लिख देते हैं। तो ये मेरे एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिन-ज़ारो रिएक्शन की बेसिक डिफरेंस की बात होगी। चलिए देखते हैं
पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर अगर हम देखें वो क्या हो सकता है, तो चलिए यहां देखते हैं। देखिए, अगर आप इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को कंपेयर करेंगे, अगर आप इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को कंपेयर करेंगे, तो आप यहां पर इस चीज को समझिए कि यहां पे कोई भी, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है बच्चों, ये अल्फा कार्बन होता है, और इससे जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन उन्हीं कंपाउंड्स में, उन्हीं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पॉसिबल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जो सीरियल नंबर 1 में हम फर्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि यहां पर हमेशा प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि इसका नेचर बेसिकली क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां होना चाहिए। लेकिन कैनेन-ज़ारो रिएक्शन तभी होता है व्हेन इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनकी पॉसिबिलिटी बनती है कैनेन-ज़ारो रिएक्शन को शो करने की। तो देखिए, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास यहां पर हो गया अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना या ना होना। अगर होगा तो कैनेन-ज़ारो रिएक्शन नहीं है, वो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो बेसिकली कैनेन-ज़ारो रिएक्शन शो करेगा। तो एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनेन-ज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप यहां पे एल्कली की बात करें तो ये डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में हो सकता है। डाइल्यूट बेस कौन कौन से हो सकते हैं? आप डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, आप डाइल्यूट कोई भी डाइल्यूट बेस, आप डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये डाइल्यूट होना चाहिए। इस केस में ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, कोई भी लिया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH ले सकता है, या कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड बेस आप ले सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस का यहां काम क्या होता है, चलिए ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहां पर ये लिखते हैं कि ये बेसिकली यहां पर आप एज अ रिएजेंट आप किस चीज को यूज करेंगे। तो जब आप रिएजेंट को यहां पर यूज करेंगे तो आप देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में यू आर यूजिंग अ डाइल्यूट बेस। लेकिन जब आप कैनेन-ज़ारो रिएक्शन की बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे आप कॉन्सेंट्रेटेड बेस को बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो यहां पे ये दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया जब हमने यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन और कैनेन-ज़ारो रिएक्शन की बात करी। तो ये चीज आप देखिएगा। अब रिएक्शन कैसे होती है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। आप देखिए, जब कभी भी यहां पर इस तरीके की बात होगी तो ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस विल एक्चुअली ड्रॉ व्हाट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, और उसके बाद एक सिंपल तरीका आप अपना लीजिए, इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, और जब कभी भी ऐसा होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एक नया यहाँ पे बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब ये H इस पे ट्रांसफर होगा तो ये OH में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा, और देखिए इस कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया CC बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया जो कि पहले नहीं था। तो ये H OH में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 को खोल के हमने इस तरीके से लिख दिया और ये हमारा CHO बन गया। तो आप देखेंगे कि यहां पर थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एल्डिहाइड पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जनरेट होगा, या बीटा पोजीशन हम कह सकते हैं जनरेट होगी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन। देखिए यहां पे ये रहा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
दैट मीन्स जो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बनेगा वो 3 हाइड्रोक्सी, कोई भी जो एल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं 3 कार्बन 4 कार्बन वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 कार्बन वाला यूज किया है, तो हम यहाँ पे जो कंपाउंड बनाएंगे बच्चों वो होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और उसके बाद आप इसको जब हीट करेंगे तो यहां से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये बेसिकली एक एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि यहां केस में आप देखिए 1 2 ये ब्यूट टू इनल है, ब्यूट टू इनल है, एंड दिस इज बेसिकली अ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। दिस इज अ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो अगर अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आप देखो बच्चों यहां पे, तो यहां पे कोई भी सीसी बॉन्ड का नया एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि न्यू सीसी बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड, न्यू सीसी बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड। और अगर आप यहां देखेंगे कि यहां कुछ नहीं है हो रहा है ऐसा, तो यहां पे नो सीसी बॉन्ड, नो न्यू सीसी बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, नो न्यू सीसी बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब चलिए हम चौथे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर अगर यहां पर आए तो हम यहां पे देखते हैं बच्चों कि ये बेसिकली किस तरीके का प्रोसेस है। ये एक देखिए कंडेंसेशन प्रोसेस है, क्योंकि पहले यहां पर ये दोनों मॉलिक्यूल से जुड़े और बाद में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो दिस बेसिकली इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस। वेयरएज अगर आप कैनिज़ारो को रिएक्शन में देखेंगे तो एक प्रोडक्ट बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो आप ये देखिए, ये बेसिकली एक, इसको इस तरीके से नहीं लिखते, कन्वर्जन हो जाएगी बच्चों, या हम कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, और अगर आप बच्चों इस चीज को देखेंगे तो ये एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। दैट मीन्स डेफिनेटली कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो डिफरेंस का यहां पर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है, इट इज बेसिकली अ कंडेंसेशन रिएक्शन, whereas कैनिज़ारो reaction is basically a redox reaction. It is basically a redox reaction. तो देखिए, आप जब कभी भी इसको स्कूल में लिखें तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्री रिक्विजिट्स हो गए। तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन लिखना है तो आप हेडिंग डालेंगे एक प्री रिक्विजिट्स फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, इट मस्ट पोजेस an alpha hydrogen, it occurs in the presence of dilute base, a new CC bond is established, and fourth it is a type of condensation reaction. आगे जाके हम देखेंगे बच्चों की यही चीज जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड हो जाएगी, चाहे मैं एल्डोल की बात करूं चाहे मैं कैनिज़ारो की बात करूं। अगर आप यहां पर बेसिकली, यहां तो हमने क्या करा बच्चों, सेम टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स यूज किए, और अगर आप यहां पर डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप्स को यूज करेंगे देन दैट बिकम्स अ क्रॉस एल्डोल। अगर आप देखिए यहां पे एसिटल्डिहाइड यूज करेंगे तो वो सिंपल एल्डोल है। अगर आप यहाँ एसीटोन यूज करेंगे देन ऑल्सो इट इज अ सिंपल एल्डोल। बट इफ यू आर यूजिंग एसिटल्डिहाइड एंड बेसिकली अ कीटोन, देन दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ क्रॉस एल्डोल। और यहां पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि अगर आपने सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड यूज करा तो वो सिंपल कैनिज़ारो कहलाएगी, और अगर आपने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ बेसिकली किस चीज को यूज किया, बेंजल्डिहाइड को, तो वो बेसिकली किस तरह की रिएक्शन होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, वो क्रॉस कैनिज़ारो के नाम से जानी जाएगी। तो होपफुली मैं यहां पर आपको, ये देखिए सिंपल था, क्रॉस ये वाली जैसे हमारे पास सिंपल हो गई, ये देखिए ये जो पूरी सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन ये हमारी सिंपल हो गई। तो चलिए इसी में मैं आपको क्रॉस करके दिखाता हूं। क्रॉस में आपको कुछ नहीं करना है बच्चों,
सिर्फ एक छोटी सी यहां पर चेंज लाना है कि अगर आप इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दें, इस हाइड्रोजन को देखिए, ठीक है, तो यहां पे ये कंपाउंड्स के नाम भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे और आप यहां पे देखेंगे कि ये देखिए यहां हमने CH3 अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास CH3 आ गया। तो आप देखेंगे कि यही हमारे पास बच्चों क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, यही हमारे पास कोई चेंज नहीं रहेगा, ऐसी रहेगी, लेकिन इट विल बी अ क्रॉस एल्डोल, क्योंकि ये मैंने यहां पे देखिए एसिटल्डिहाइड को यूज कर लिया और ये मेरा क्या हो गया बच्चों, एसीटोन हो गया। और क्योंकि ये दोनों डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गए तो ये हमारे पास क्रॉस एल्डोल की कैटेगरी में आ गए। अब हमारे पास देखिए ये एग्जैक्टली यही रहा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है उसका ट्रांसफर हुआ है इस कार्बोनाइल ग्रुप पे और इसके बाद ये OH में कन्वर्ट हुआ। देखिए ये था वो अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला और जब ये इस पे ट्रांसफर हुआ तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे न्यू CC बॉन्ड वैसे ही स्टैब्लिश हो गया और ये हमारे पास देखिए 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ गया, आप देखेंगे 4 हाइड्रोक्सी की पोजीशन यहां पर आ गई। तो ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमारे को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हम इसको किस तरीके से बेसिकली डील करते हैं। तो अगर हम यहां पर इसकी नेमिंग की कोशिश करेंगे बच्चों तो ये 4 हाइड्रोक्सी क्या आएगा, कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास देखिए 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा, जिसे हम कॉमन भाषा में जैसे हम पहले वाले में एल्डोल कह रहे थे तो ये हमारे कैरोस कॉर्डिनेटरों में ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर सिर्फ कीटोन और कीटोन है तो आप देखेंगे वो कीटोल कहलाएगा। मगर मान लीजिए दोनों आपके पास कीटोनिक ग्रुप्स हैं या कीटोन्स हैं या कीटोन्स के फॉर्म्स में एसीटोन है तो वो कीटोल कहलाएगा और ये उसका एल्डोल प्रोडक्ट कहलाएगा। और यहां पे चलिए इसकी नेमिंग करते हैं हम। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 4 पेंट 2 ओन के भी सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है और ये देखिए सॉरी पेंट 2 ओन नहीं, ये पेंट 3 इन 2 ओन होगा। पेंट क्योंकि प्राइमरी सफिक्स तो हमने यहां लगाया ही नहीं है अभी, तो दिस विल बी पेंट। देखिए थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 3 इन एंड दिस विल बी 2 ओन। तो दिस इज आर एक्चुअली कंडेंसेशन प्रोडक्ट सो फार एज द एल्डोल कंडेंसेशन इज कंसर्न। तो अभी हमने बेसिकली यहां पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में 3 इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस को करा है, जिसमें हमने बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट, हमने एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसे बच्चों हम देखिए एनसीईआरटी में यहाँ एल्डोल कंसंट्रेशन के फॉर्म में दे रखा है, ये हमने क्रॉस की बात करी और ये हमने कैनेंजारो की बात करी। अब बच्चों अगर हम बेसिकली देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे तो इसमें सारी की सारी रिएक्शंस मैंने आपको करा रखी हैं। देखिए हम यहाँ पे हेडिंग पढ़ रहे हैं, पहली चीज है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ये हमने आपको कराया है, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि यहाँ पे हम उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की ही बात कर रहे हैं जिनको हमने पहले से ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपको देखिए ये टाउलिन की रिएक्शन और एनी नंबर ऑफ कार्बन में जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, इटार्ड ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड्स में डील कर लिया है, तो ये भी हमारी हो चुकी है। नाइट्राइल या साइनाइड की जब हम एक्चुअली
एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है। ये मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में डील कर दिया था। जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको एसिड मिलेगा, ये भी हम डील कर चुके हैं। एस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आप अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करते हैं तो OH आपको कहां से रिमूव करना पड़ेगा, एसिड से, और H आपको अल्कोहल से, एंड द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज बेसिकली द एस्टर्स। तो ये भी हमने बेसिकली अल्कोहल में कर लिया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता ही है सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब जो इसमें देखिए सारी रिएक्शंस हमने आपको यहाँ पे करवा रखी हैं। तो एसिड की सिर्फ एक ही ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें यहाँ पर एज अ नेम्ड रिएक्शन आपको करवानी है। और चलिए वो 2 रिएक्शंस जो हो सकती हैं वो हम आपको यहाँ पे करवा देते हैं। तो ये हम इंपॉर्टेंस रख रहे हैं कि जो नेक्स्ट 2 नेम्ड रिएक्शंस इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेंगी वो कौन कौन सी होंगी। चलिए हम आपको कुछ 3-4 रिएक्शंस जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर करवाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहली जो रिएक्शन यहाँ पर मैं कंटेंट बना देता हूं। पहला जो है डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, दूसरा आपको नेम्ड रिएक्शन कराते हैं बच्चों जिसको आप कॉल्ब्स रिएक्शन कहते हैं, तीसरी रिएक्शन आपको HVZ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब हम यहां पर केमिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्या करने वाले हैं बच्चों, हम बेसिकली इसी चैप्टर में को कंक्लूड करेंगे यहां पर, और हम बेसिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हम कह सकते हैं एसिड्स आपको यहां पर कंप्लीट करा के इस चैप्टर को यहीं पे हम वाइंड अप कर देंगे। और देखिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि अब तक मैंने अपनी लेक्चर सीरीज में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी की थ्योरी पे डील करते हैं, लेकिन जो हम आपको अब नई लेक्चर सीरीज चलाएंगे जिसमें हम बेसिकली आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज ऑफ एनसीईआरटी को लेके आएंगे, उसको आपको और बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि वो सारी की सारी चीजें मेरी इन्हीं लेक्चर सीरीज पर बेस करेंगी बच्चों। तो जो अब हम यहां पर पहली रिएक्शन कराएंगे आपको वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएंगे आपको। दूसरी रिएक्शन जो यहां पर होगी वो बेसिकली होगी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरी रिएक्शन यहां पर होगी बेटा HVZ रिएक्शन। और चलिए चौथी रिएक्शन एक और रिएक्शन कर लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये थोड़ी सी एक टिपिकल सी या इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह लीजिए। एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिकली सॉल्ट बनाता है। उस जब सॉल्ट को आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। और थोड़ी सी रिएक्शंस हम कराएंगे जो कि किस चीज से डील करती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2, ये भी हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। और एक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको कराएंगे। एक हम बेसिकली रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। बेसिकली ये वो रिएक्शंस हैं जो थोड़ी सी अलग होंगी, जो हमने शायद अब तक डील नहीं करी है, लेकिन इसके अलावा हमने आपको सारी रिएक्शंस को अच्छे से डील कर दिया है। तो चलिए यहां पर एक एक करके हम इन रिएक्शंस को डील करते हैं। तो ये देखिए जो पेज नंबर की मैं बात कर रहा हूं वो 382 से है, और ये देखिए लास्ट 3 पेजेस अगर आप बात करेंगे बच्चों एसिड की तो आपको ये लास्ट 3 पेजेस की रिएक्शंस हैं। तो एक एक करके इन रिएक्शंस को करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को डील करते हैं। हम डील करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है फॉर द डिसेंट सीरीज ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो आप क्या करेंगे कि आप यहां पर एसिड लेंगे, ये देखिए हमने एसिड लिया,
और आप क्या करेंगे, इसका एक बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। सपोज आपने Na या NaOH के साथ रिएक्शन कराया, आप कोई भी चीज बच्चों ले सकते हैं, बस फर्क ये होगा, ये रिएक्शन जब आप एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो ये अपने आप में एक रिएक्शन है, और ये देखिए आपका एसिड का सॉल्ट बन गया, ये आपका एसिड का सॉल्ट बन गया। अब इंपॉर्टेंस इस चीज की है बच्चों, जब कभी भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। अब ये प्रूव करता है कि ये एसिडिक नेचर, अगर कभी भी आपको बोले कि एसिडिक नेचर, आप दो रिएक्शंस लिखिए जहां पे आपको एसिड का एसिडिक नेचर प्रूव करना है, तो आप एक बार बेस के साथ करा दीजिएगा, एक बार सिर्फ सोडियम मेटल के साथ करा दीजिएगा। यहां पे तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर एलिमिनेट होगा, और जब सोडियम के साथ आप कराएंगे तो बेसिकली हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी एंड द सॉल्ट फॉर्म विल बी सेम। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे भी बच्चों 2 कार्बन है, और यहां पे सॉल्ट में भी 2 कार्बन है। लेकिन जब आप इसका सोडा लाइम के प्रेजेंस में NaOH प्लस CaO, इसको हम कहते हैं सोडा लाइम, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आप यहां पे देखेंगे बच्चों कि ये देखिए पूरा ये पोर्शन यहां से हम सॉल्ट को मिटा देते हैं ताकि आपको आराम से दिखा पाए। पूरा देखिए ये पोर्शन यहां से Na2CO3 के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया। देखिए Na2 2 हो गए, CO3, और आपके पास जो चीज बची वो होगा एल्केन, वो होगा बेसिकली एल्केन। तो ये देखिए ये आपके पास decarboxylation reaction हो गई। तो this is what you call as the decarboxylation reactions। तो these are basically the reactions of, मैं ये कह सकता हूं, these are the important reactions। किसकी बच्चों? important reactions हैं ये। किसकी बात कर रहे हैं हम? कुछ एसिड्स की। अब देखिए हम यहां पर अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में जा रहे हैं, जिसको हम बेसिकली क्या कहने वाले हैं, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कहने वाले हैं, जिसे हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस को हम यहां पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। और कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जब भी कराई जाएगी बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रोलिसिस है, उसमें सॉल्ट है, वो टूटेगा और वो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड जनरेट करेगा एट एनोड एंड कैथोड। तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की, जिसको हम कई जगह पढ़ते हैं। हम इसे बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ते हैं, और इसको हम बेसिकली जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है क्लास 12th का, उसमें भी इसको स्टडी करा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंशनल फॉर्म कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का, तो जब कभी भी आप कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, जब कभी भी आप कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा बच्चों। इसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की प्रिपरेशंस में कॉमनली यूज्ड रिएक्शन होती है। दिस इज अ कॉमनली यूज्ड रिएक्शन। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन सो फार एज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर कंसर्न। तो देखिए ये हम इस तरीके से आपको बताते हैं कि ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। तो ये एल्केन के प्रिपरेशन के लिए लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, आप एक इस तरीके का सॉल्ट लीजिए RCONA, जिसको आप सोडियम सॉल्ट कह रहे हैं, ठीक है। अब जब आप एल्कीन की प्रिपरेशन करें तो आप
इस तरीके का सॉल्ट लीजिएगा, और जब आप एल्काइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस तरीके का सॉल्ट लीजिएगा। ठीक है, आप इस तरीके का सॉल्ट ले लीजिएगा। यहां पे बेसिकली 2 मोल्स लेते हैं आप, और आप यहां पे समझ सकते हैं कि जब कभी भी आप इसकी कॉल्म्स इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCO नेगेटिव मिल जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, जो एनायन है वो एनोड पे जाएगा और जो कैटायन है वो कैथोड पे जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये आपके पास सपोज Na पॉजिटिव आ गया। अब यहां पे देखिए ये एनायन है, ये एनोड पे जाएगा, तो यहां पे होगा क्या कि ये 2RCOO नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और ये 2RCOO में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको बच्चों हीट करेंगे तो देखिए ये आपको RR विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो ये वो रिएक्शन है जो कि एक्चुअली कहां हो रही है बच्चों, ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है। और कैथोड पे आप देखेंगे कि ये 2 सोडियम आयन है, सॉरी ये लॉस करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन का, और यहां पे 2 सोडियम आयन आपके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके सोडियम एटम में कन्वर्ट होंगे, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा कैथोड पे। तो इंपॉर्टेंस ये है कि जब कभी भी आप RCONA के सॉल्ट लेंगे, जब कभी भी हम बात करेंगे किस चीज की, जब कभी भी हम बात करेंगे एसिड सॉल्ट्स की, तो आप देखेंगे कि यहां पे जो आपके पास बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जब आप इस तरीके के सॉल्ट लेंगे बच्चों तो इसको आप सक्सिनेट कहते हैं। जब यहाँ पे CH2 दूसरे CH2 से बॉन्ड होता है तो इसको आप सक्सिनेट कहते हैं। और आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये टूटेगा तो ये अगेन CH2CO नेगेटिव एंड CH2CO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव में, और आगे जाके आप देखेंगे कि जब ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये चीज एलिमिनेट होगी, देखिए यहाँ से जब 2 मॉलिक्यूल्स आप कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेट कर दीजिए कहाँ पे, एनोड पे, तो आप देखेंगे कि ये इथीन बन जाएगा, ये बेसिकली इथीन बन जाएगा। और जब आप यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इथाइन बनेगा बच्चों। तो ये COONA, सॉरी ये हमारे पास नेगेटिव डबल बॉन्ड CHCO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। और जब आप इसको यहां से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि ये इथाइन बनाएगा। तो आप इस चीज को ढंग से समझ लीजिए, जब कभी भी आप इस तरीके का सॉल्ट लेंगे जिसको हम, जैसे CH3CONA होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम, क्या बोलेंगे बच्चों, इथनोएट। ठीक है, जब कभी भी हम सक्सिनेट सॉल्ट लेंगे, सक्सिनेट सॉल्ट्स लेंगे तो ये हमारा इथीन देगा बच्चों। और जब कभी भी हम मैलेट सॉल्ट्स लेंगे, मैलेट सॉल्ट्स लेंगे या फ्यूमरेट सॉल्ट्स लेंगे तो इथाइन बनेगा। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की प्रिपरेशन मैंने यहां पर आपको बताई है। किस मेथड से बच्चों, कॉल्म्स इलेक्ट्रोलिसिस से, जो कि यहां पर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे दे रखा है, लेकिन बेसिकली इसको हम एल्केन्स वाले चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पर आ रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं HVZ रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं HVZ रिएक्शन। और ये HVZ रिएक्शन एक्चुअली हेलोजिनेशन ऑफ एसिड से डील करती है। तो हमारी यहां पे देखिए बच्चों थर्ड रिएक्शन आ रही है, इसको कहते हैं हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, या कॉमन भाषा में इसको हम कहते हैं HVZ रिएक्शन। तो आप इसमें इंपॉर्टेंस किस चीज की रखती है कि एक
कोई भी एक ऐसा एसिड ले लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। देखिए ये हमने एसिड लिया, ये रहा एसिड ग्रुप और ये रहा एसिड ग्रुप के बगल में प्रेजेंट कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे के पास देखिए 2 हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जब कभी भी आप क्या करेंगे बच्चों, इसका हेलोजिनेशन करेंगे, X2 यूज कर लीजिए Cl और Br यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और तो सेकेंड स्टेप है आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करनी होगी। तो आप देखेंगे यहां पे कि एक H विल बी रिप्लेस्ड बाय द X ग्रुप, 1 H विल बी रिप्लेस्ड बाय द H ग्रुप एंड दिस reaction is basically called as HVZ reaction and it is basically used in the preparation of halo carboxylic acid. It is basically used for the preparation of halo carboxylic acid. तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे एक अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन ग्रुप ने करा और जो रिएक्शन आई इसको बोला HVZ रिएक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जब ब्रोच प्रोस्पेक्ट्स की, खासकर एसिड ग्रुप की सीरीज की हम बात करते हैं बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर टॉपिक का प्रोपोर्शन उतना ही होता है, लेकिन इंपॉर्टेंस इस चीज की है उस टॉपिक में, जैसे आप एल्डिहाइड्स की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कितने नेम्ड रिएक्शन वहां आ रहे हैं, कीटोन्स की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कितने नेम्ड रिएक्शंस वहां आ रहे हैं, और जब हम एसिड की बात करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने नेम्ड रिएक्शंस वहां आ रहे हैं। तो जिस पार्ट में नेम्ड रिएक्शंस आ रहे हैं वो उस पार्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो होपफुली आपने ये जो HVZ रिएक्शन है ये नोट कर लिया होगा। अब चलिए हम अपने आगे के रिएक्शन में चलते हैं। ये बहुत इजी रिएक्शंस है। तो हमारी जो फोर्थ रिएक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा, एज ये हीटिंग एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड्स तक या अमाइड्स तक के प्रेजेंस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और ये अपने आप में 3 रिएक्शन को इसी चैप्टर के कवर कर लेगी। तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। मान लीजिए आपने कोई एसिड लिया, आपने ये एसिड लिया RCOH, आप इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आप देखिए यहां पे वाटर बिल्कुल एलिमिनेट मत कराइएगा। कई बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि एसिड का जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर एलिमिनेट करा के अमाइड का बना देते हैं, कि ये बिल्कुल ही गलत स्टेप है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए RCOH एक एसिड है और अमोनिया एक बेस की तरह काम कर रहा है, और जब कभी भी एक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो वो बेसिकली सॉल्ट बनाता है। तो देखिए यहां पे RCONH4 बनेगा। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो सॉल्ट जनरेट कर रहा है वो बेसिकली अमोनियम सॉल्ट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से हीटिंग एक्शन शुरू हो जाता है अमोनियम सॉल्ट्स पे। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो देखिए H2 यहां से और O यहां से, तो ये आपका RC≡ONH2 बन गया। देखिए ये आपका अमाइड तैयार हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, फिर जब आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे फिर से यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन और ये H चला गया यहां से H2, तो ये देखिए ये RCN हो गया। तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर आप इस स्टेप से हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों तो भी ये एसिड देगा, और अगर इसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसको हम बोलते हैं बच्चों पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब याद करिए ये रिएक्शन को। और अगर आपको साइनाइड से एसिड बनाना है तो आप याद करिए 2 मोल्स आपको यूज करने पड़ते हैं, और ये होती है हमारी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। मैंने 3 रिएक्शन साइनाइड के रेफरेंस में आपको बताए थे, और देखिए एक रिएक्शन ये होता है जब आप इसका बेसिकली रिडक्शन करेंगे तो ये हमारा यहां से RCH2NH2 बन जाएगा, और जब आप इसका HONO के साथ, जब मैंने आपको बताया था बच्चों HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, या जिसको हम HONO कहते हैं,
तो आप देखेंगे यहां से ये चीज इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी और आपका ये देखिए एल्कोहल हो जाएगा। तो किसी भी ऐसे ग्रुप से जिसमें नाइट्रोजन आ गई है उससे अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो आप ये बना सकते हैं। दैट मीन्स कि कभी आपसे अमाइड से पूछा गया जाए कि आपको अमाइड से अल्कोहल बनाना है तो उसके ये रास्ते हो सकते हैं, या तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिए या आप यहां से जाके इस एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिड्यूस करके ये देखिए ये अल्कोहल बना दीजिए। तो इस रिएक्शन की ये खासियत है कि ये अपने साथ 4-5 रिएक्शंस को एक साथ लेके चलती है। तो दिस कंप्लीट्स द फॉर्मेशन of the ammonium salts and the heating action of ammonium salts to produce actually the cyanides and amides and their interrelated interconversions। तो ये देखिए हमारी चौथी रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि जब हेलोजिनेशन करा जा रहा है एसिड का PCl5, PCl3 और SOCl2 के से, तो वो किन किन प्रोडक्ट्स को जनरेट करेगा। तो चलिए यहां पर इस चीज को हम स्टडी करते हैं। अब यहां पर आप हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो यहां पे देखिए जब कभी भी आप एसिड की बात करते हैं बच्चों, ये रहा हमारा एसिड, ठीक है, इसको हम बीच में लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये दिखाई दे। देखिए ये है हमारा एसिड, ये है हमारा एसिड। तो जब कभी भी आप एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ, PCl3 के साथ या SOCl2 के साथ करें, आपको पता है SOCl2 इज द बेस्ट हेलोजिनेटिंग एजेंट। ये रिएक्शन मैंने अल्कोहल में भी पढ़ी थी। देखिए अल्कोहल में ये C डबल बॉन्ड O नहीं था, ये डायरेक्टली RCl में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो ये जितने भी हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये एक्चुअली दे विल रिप्लेस दिस पर्टिकुलर OH और विद द हेलोजन। दैट मीन्स कि यहाँ पे बच्चों जो चीज बनने वाली है वो RC डबल बॉन्ड OCl बनने वाली है, या इसको मैं कह सकता हूं एसाइल क्लोराइड, इसको मैं कह सकता हूं एसाइल क्लोराइड। तो दिस इज बेसिकली द हेलोजिनेशन ऑफ एसिड एंड द बेस्ट हेलोजिनेटिंग एजेंट even with reference to these 3 and 4 are basically SOCl2. Now the last reaction and the last important reaction of acid is basically ये देखिए ये लास्ट है जहां रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करी गई है। तो यहां पे एसिड का बेसिकली क्लोरीनेशन, या आप बेसिकली नाइट्रेशन की बात करें या ब्रोमिनेशन की बात करें, तो आप इस चीज को बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक, कि ये किस तरीके की आपको रिएक्शन समझानी है। तो देखिए यहां पे इसको हम कहते हैं बच्चों रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूं, बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा जो आपको पहले भी बताया गया है। तो ये देखिए ये 6th रिएक्शन है जिसे हम रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एसिड किस तरीके का ग्रुप है। सबसे पहले तो हम देखते हैं एसिड का एक मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये एसिड है जिसको हमने बेंजोइक एसिड बोला, यही चीज एनसीईआरटी में दे रखी है, ये बेंजोइक एसिड है और इसका देखिए एक मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है। तो आप यहां पे कुछ भी कर लीजिए ये हमेशा मेटा प्रोडक्ट ही बनाएगा। आप यहां पे अगर ब्रोमिनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr जो कि एक लेविस एसिड की तरह काम कर सकता है, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये रहा हमारा एसिड ग्रुप और आप देखेंगे मेटा पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये देखिए मेटा पोजीशन हो गया। अगर आप बच्चों यहाँ पे नाइट्रेशन करना चाहें तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम यूज करा जाएगा। और ये देखिए आपके पास नाइट्रो ग्रुप का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्लोरीनेशन करना चाहें आप क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं।
AlCl3 लगा दीजिए एनहाइड्रस, यहाँ पे आपके पास COOH और यहाँ पे ये Cl आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली एनहाइड्रस होता है। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि ये COH ग्रुप का इन्फ्लुएंस मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करता है, और इन्हीं को हम बेसिकली NCERT में जिस टॉपिक में पढ़ते हैं उनको हम रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होते ही हमने सारे के सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को खत्म कर दिया है सो फार एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न। अब हमारा यहाँ पर लास्ट और फाइनल चैप्टर जो बचता है बच्चों, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जिसमें हम लोग अमीन्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक, तो इस चीज को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, और इसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे कैसे हम बोर्ड के लिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। और उसके भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में यहाँ पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं उसको इनिशिएट करूंगा। होपफुली आपको वो लेक्चर सीरीज में मेरी पसंद आएगी। और आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। गुड डे ऑल ऑफ यू।